हाँ मित्रों नमस्कार, मैं आपके सामने इंजीनियर एल के सैनी और आप देख रहे हैं डॉक्टर आनंद क्लासेस। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में फिजिक्स का एक पॉइंट था तरंगे, और उनका अध्ययन कर रहे थे। तरंगों की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, तरंगे कितने प्रकार की हैं वो भी आपने सब लिखा है और उसके एग्जाम्पल भी देखे हैं। फिर हम अंत में वहाँ पढ़ रहे थे यांत्रिक तरंग, और यांत्रिक तरंगों में भी आपने दो भागों में बांटा था, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। जहाँ आपने अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल और डेफिनेशन पढ़ लिया है, अब हम चर्चा करेंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या होती हैं और क्या उसके एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, यहाँ हमने चर्चा कर रहे थे अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग यहाँ आपने इस साइड में अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ लिया है और अब पढ़ेंगे अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और क्या इसके एग्जाम्पल हैं वो हम लोग देखते हैं। और मैं समझ पा रहा हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इनके बारे में कंसेप्ट को क्लियर करेगा ताकि आपको कहीं वापस से तरंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं उनके बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझते हैं। जैसे पानी का कोई तालाब होता है, या फिर आपने पानी के तालाब में आपने पत्थर डालते हैं ऊपर से। जैसे पत्थर डालते हैं तो उस पत्थर जहाँ टिका है उसके चारों ओर इस प्रकार से कुछ तरंगें बनती हैं, इस प्रकार से। अर्थात ये आपको इस प्रकार से कुछ वेव दिखाई देती है, ऐसे कुछ वेव आपको दिखाई देती है। ये तो आखिर आपने ऐसा समझा ही है। मेरे को आप लोग ये बताइए, पानी की जो आपकी जो तरंग है वो तरंग की डायरेक्शन इस साइड में है आगे, और पानी के जो कण हैं वो इस प्रकार से ऊपर नीचे इस प्रकार से ऐसे गति कर रहे हैं। यदि मैं इस तरंग की डायरेक्शन को यहाँ से देखता हूँ तो बिल्कुल मेरे को इस प्रकार से एक सीधी वर्चुअल लाइन दिखाई देती है। यदि इस लाइन को मैं यहाँ इस प्रकार से डिनोट करूँ कि ये तो है तरंग की दिशा, तरंग की दिशा जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव, और ये इस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा है। ये जल के कण गति कर रहे हैं ऐसे। अर्थात आप लोग इसको ये बता सकते हैं कि जल के जो कण हैं वो ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं और ये तरंग अंत में जा रही है इस प्रकार से। अनुप्रस्थ जो तरंग है उसकी डेफिनेशन हम लोग इसी लाइन से ही समझेंगे। मेरे को आप लोग ये बताइए, तरंग की डायरेक्शन इस साइड में है और कणों की जो डायरेक्शन है वो देखिए ऐसे, इस प्रकार से, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अर्थात इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि कणों की जो डायरेक्शन है वो तरंग की दिशा के लंबवत है, अर्थात परपेंडिकुलर होती है इस प्रकार से ऐसे। तो यहाँ हम लोग इसके डेफिनेशन लिखते हैं, यदि कणों की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत है तो वे तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। समझे होंगे आप लोग इस बात को। यदि कणों की डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन, कण की जो डायरेक्शन है वो तरंग की दिशा की कैसी है भाई, आपकी लंबवत, और लंबवत है तो हम लोग इस प्रकार की तरंग को क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। क्लियर? यहाँ तक ये है आपकी डेफिनेशन। आप लोगों को ये समझना है कि अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं उसमें कण की डायरेक्शन और तरंग की डायरेक्शन परस्पर कैसी होती है, लंबवत। ये आपको यहाँ से इस लाइन को अच्छी तरह से पकड़ना। हाँ मित्रों नमस्कार, मैं आपके सामने इंजीनियर एल के सैनी और आप देख रहे हैं
डॉक्टर आनंद कलाशी। दोस्तों हम जनरल साइंस में फिजिक्स की में तरंग पढ़ रहे थे और तरंगों के बारे में आपने अध्ययन किया है कि तरंग की डेफिनेशन क्या है और तरंग कितने प्रकार के हैं, और उसके बाद में वहाँ आपने ये भी पढ़ा है कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, और मैकेनिकल के बारे में भी आपने अलग से अध्ययन किया है। वहाँ दो भाग बनाए थे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग। उनके बारे में आपने परिभाषा और उनके एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया। वहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। अब हम लोग यहाँ कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। इन तरंगों के बारे में कुछ शब्द हैं, जैसे आपने कई बार सुना होगा आवर्तकाल, आवर्ती, तरंग दैर्घ्य। इन शब्दों के बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान देखना है, इनकी मात्रक, विमा और क्या इनकी परिभाषा, राशि, सदिश है आदि से उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए जहाँ हमारा हेडिंग यह है, तरंगों से संबंधित कुछ शब्दावली, ये आपका हेडिंग। तरंगों से संबंधित कुछ शब्दावली। चलिए देखिए, यहाँ हम लोग शब्दों के बारे में पहला मैं लिख रहा हूँ आवर्तकाल। एक आपने सुना है यहाँ आवर्ती, एक आपने सुना होगा तरंग दैर्घ्य। इसको टाइम ऑफ पीरियड बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेवलेंथ। वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई बोल दो आप लोग। एक शब्द यहाँ होता है आयाम, इसको एम्पलीट्यूड हम लोग बोलते हैं। हमें तरंगों से संबंधित कुछ शब्दावली की बात करनी है। यहाँ 4 शब्द आपके सामने हैं, आवर्तकाल, आवर्ती, तरंग दैर्घ्य और आयाम। एग्ज़ाम में दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है, आवर्तकाल और आवर्ती। 100% क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आया है बिल्कुल। आप लोग पेपर में उठा के देखना, या तो वो इनके मात्रक पूछ लेगा, या इनकी कोई परिभाषा पूछ लेगा, और या इन पे एक छोटा सा कोई न्यूमेरिकल बनता है वो पूछ लेगा। चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले बात करते हैं आवर्तकाल की बात करते हैं, ठीक। तो आवर्तकाल के बारे में हम देखते हैं कि आवर्तकाल क्या है। देखिए आपने तरंगों के बारे में इस प्रकार से डायग्राम बनाया था, ये वाला, और इस प्रकार से आपकी अनुप्रस्थ तरंगें गति कर रही थी, ऐसे गति कर रही थी, ये वाला, ठीक। आप जानते हैं कि यहाँ से कोई कण स्टार्ट होगा तो इस प्रकार से जो गति करता हुआ एक चक्कर इसका यहाँ पूरा होता। इसका मतलब यह है कि आवर्तकाल, इस बात को समझें, आवर्त का मतलब होता है चक्कर और काल का मतलब होता है समय। इसका मतलब एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला समय। एक चक्कर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, फिर दूसरा चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक। तो इस आवर्तकाल की मैं परिभाषा लिख रहा हूँ, एक चक्कर में लगने वाला समय ही आवर्तकाल कहलाता। ओके, तो आवर्तकाल की परिभाषा होगी एक चक्कर में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है, आवर्तकाल। अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि इस आवर्तकाल का मात्रक क्या होगा। तो यहाँ देखिए, एक चक्कर में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है, आवर्तकाल। और आप जानते हैं कि समय का SI मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब आवर्तकाल का SI जो मात्रक है वो क्या होगा भाई, सेकंड, राइट।
अब हम लोग यहाँ आवर्तकाल के बारे में क्वेश्चन या तो पूछा गया है आपका मात्रक, और या पूछा गया है कि एक चक्कर में लगने वाला समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। समझ गए? चलो इसी प्रकार हम दूसरी बात करते हैं यहाँ आवर्ती। इसी आवर्ती को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आवर्ती क्या होती है? देखिए, आवर्ती का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। तो यहाँ हम लोग आवर्ती की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ से कोई कण स्टार्ट होता है और वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है। हो सकता है एक सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, हो सकता है एक सेकंड में 20 चक्कर लगाएगा, हो सकता है एक सेकंड में 50 चक्कर लगाएगा। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में लगने वाले चक्रों की संख्या ही आवर्ती कहलाती है। एक सेकंड में लगने वाले चक्रों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवर्ती। इसका मतलब यह है कि एक सेकंड में समय है बिल्कुल, लगने वाले चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। इसका SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जिसको HZ से लिखते हैं। तो आवर्ती का SI मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। चलिए अब हम लोग इन दोनों में एक संबंध लिखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। आवर्तकाल यह है और आवर्ती आपकी यह है। इनमें एक संबंध यह होता है, देखिए संबंध वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवर्तकाल बराबर 1/आवर्ती। ये आपका संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ। आवर्तकाल पूछता है तो आवर्ती यहाँ आएगी, और आवर्ती पूछता है तो आपकी आवर्ती यहाँ आ जाएगी और आवर्तकाल आपका नीचे, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा इसको। इसी को हम लोग सिंबल में लिखते हैं। आवर्तकाल को डिनोट करते हैं T से, इजिकल टू 1/, आवर्ती होती है F। अब आप लोग समझ जाएंगे यहाँ से, यदि F का मान दिया हुआ होगा तो हम T का मान ज्ञात कर लेंगे, और T का दिया होगा तो हम लोग F का मान ज्ञात कर लेंगे। ये जो सूत्र है इसके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, पटवार में, SSC में, या फिर रेट हो और चाहे आपकी रेलवे हो। मेरे हिसाब से आपके दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। जो डेफिनेशन है ये इनके मात्रक हैं और ये इनमें आपका संबंध। चलो ये दोस्तों इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट को कम से कम आपको अच्छी तरह से क्लियर करना है कि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और है इससे संबंधित आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं आयाम। और आयाम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था पटवार की में कि आयाम का SI मात्रक क्या होता है, वो देखिए क्या है। इस प्रकार से आपने तरंगों की डायरेक्शन बनाई है, इस प्रकार से, ठीक। और ये आपका कोई कण है जो इस प्रकार से गति कर रहा है, ठीक। मेरे को आप लोग ये बताइए, तरंग की डायरेक्शन आपकी बिल्कुल ये है, इसीलिए इस डायरेक्शन को आप लोग बोलते हैं मुख्य बिंदु या मुख्य अक्ष बोल दो आप लोग। और इस लाइन से देखिए, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट है और नीचे एक्सटर्नल पॉइंट आपका यहाँ अतिरिक्त बिंदु इसको बोलते हैं।
तो यहाँ जो है आपका ये भी अतिरिक्त बिंदु है और ये भी अतिरिक्त बिंदु है, दोनों डिस्टेंस समान होती है। तो मैं यहाँ आपको ये कह रहा हूँ कि मेन अक्ष अर्थात मेन बिंदु और अतिरिक्त बिंदु के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? आयाम। अर्थात इसके डेफिनेशन लगा रहा हूँ कि मुख्य अक्ष व अतिरिक्त बिंदु के बीच की दूरी ही आयाम कहलाता है। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन मेन एक्सेस एंड एक्सटर्नल एक्सेस, अर्थात मेन एक्सेस और एक्सटर्नल पॉइंट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयाम। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है उसको हम लोग आयाम बोलते हैं। और आयाम को डिनोट किससे करते हैं? ए से। पता ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का SI मात्रक मीटर होता है। इसका मतलब इस आयाम का SI जो मात्रक है वो क्या आएगा भाई? मीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आयाम का SI मात्रक क्या है? मीटर। समझ गए होंगे आप लोग। अब आप लोग यहाँ से चाहे इस साइड देखो चाहे यहाँ से इस साइड नीचे देखो, इसका मतलब यह डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। इसीलिए जो आयाम है यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश। समझ गए। इसी प्रकार से आपको आयाम के बारे में यहाँ ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट आपकी ये हैं और डेफिनेशन आपकी किस प्रकार से होती है। ठीक है। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से तरंगों के बारे में पढ़ा है कि तरंग क्या है, किस प्रकार से हैं और कितने प्रकार के हैं, क्या उनके एग्जाम्पल आपको बहुत ज़रूरी याद करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। और तरंगों से संबंधित आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट के बारे में पढ़ा है जैसे आवर्तकाल, आवर्ती या आयाम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों क्या करेंगे, इन तरंगों के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ इस बोर्ड पर लेकर आएंगे और आप इनका भरपूर लाभ कमा पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।